किसी भी एयर कंडीशनर सिस्टम में, चाहे वो स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, या फिर इन्वर्टर एसी हो, या फिर डक्टेबल एसी हो, कोई भी एयर कंडीशनर सिस्टम या फिर रेफ्रिजरेटर हो, डिफ्रीजर हो, अगर उसमें गैस टॉप अप करने की ज़रूरत है तो गैस अगर टॉप अप करने की गैस है, उसमें थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत, जैसे गैस कम है सिस्टम में, गैस बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसमें गैस बढ़ाने से पहले ये समझना चाहिए कि गैस कम कैसे हुआ। हमारे दोस्त ने पूछा है कि एक मैं टॉपअप किया था एक एसी में, जिसमें एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि आपने बताया नहीं फॉल्ट क्या था, आपने टॉपअप कर दिया। तो देखिए, टॉपअप जब भी किया जाता है तो उसमें गैस कम होता है, तब उसमें टॉपअप किया जाता है। अब गैस कम क्यों हुआ ये समझना ज़रूरी है। कंप्लीट छोटा सा वीडियो होने वाला है। आज मैं बताऊंगा कि गैस लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकता है, कौन से एसी में, 1.5 टन में, 1 टन में, 2 टन में, विंडो एसी में गैस लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकता है। मैं क्लियर बता दूं कि अगर सिस्टम में टॉपअप करने की ज़रूरत है तो गैस कहीं ना कहीं से लीक है। ये 100% है कि गैस कहीं ना कहीं से लीक है। ऐसा नहीं होता है कि गैस ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं खपत हो जाता है सिस्टम में, इसीलिए टॉपअप करने की ज़रूरत है, नहीं। अगर एयर कंडीशनर सिस्टम अगर 10 साल तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अगर कहीं लीकेज ना हो कहीं भी, तो रेफ्रिजरेंट टॉपअप करने की या फिर उसमें रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेफ्रिजरेंट लॉस नहीं होता है, उसमें ख़राब नहीं होता है कि रेफ्रिजरेंट लॉस हो गया, ख़राब हो गया उसमें, इसकी वजह से हमें टॉपअप करने की ज़रूरत पड़ गई। नहीं, रेफ्रिजरेंट कभी भी ख़राब नहीं होता है, 10 साल 15 साल चल जाएगा अगर कहीं लीकेज ना हो तो। ये तो क्लियर हो गया कि सिस्टम कहीं ना कहीं से लीक होता है, तब गैस उसमें से उड़ जाता है, निकल जाता है बाहर। जहाँ पर होल होता है, जहाँ पर उसमें लीक होता है, बहुत बारीक लीक होता है, तो वहाँ से गैस निकल जाता है बाहर, जिससे क्या होता है कि 1-2 महीना, 2-3 महीना चलता है, उसके बाद गैस कम हो जाता है, जिससे कूलिंग करना बंद कर देता है, कूलिंग कम कर देता है। तो हमें टॉपअप करने की ज़रूरत है। उससे पहले हमें देखना चाहिए, क्योंकि ना मैं उसमें लीकेज चेक नहीं किया था जिस सिस्टम में। मैं एक्चुअली कंपनी में काम करता हूँ ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि लीकेज ढूंढ करके लीकेज को रिपेयर किया जाए। एक कंपनी वाले जितने भी काम करते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता लीकेज बंद करने का। वो जल्दी से गैस टॉपअप करते हैं, चलो एक सीज़न चल जाएगा, उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर लेकिन जो लोग एक एक करके जा करके किसी के घर में काम करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अगर ऐसा करते हैं तो फिर जान लो कि उनका लॉस हो सकता है। क्योंकि कस्टमर क्या करते हैं कि कस्टमर अगर एक बार गैस चार्ज कर दिए, 2 महीने में फिर से गैस निकल गया पूरा, फिर आप जाएंगे गैस चार्ज करने तो क्या होगा, आपको 2 बार पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुछ पार्टी ऐसे होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो कि दे देंगे, लेकिन ये काम गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 1-2 महीने में फिर से गैस रिलीज हो जाए। इसलिए उससे पहले गैस लीकेज चेक करना चाहिए, लीकेज कहाँ पे है। अब देखिए, हम बात करते हैं स्प्लिट एसी की बात कर लें। 1.5 टन से शुरू करता हूँ। 1 टन से भी, 1 टन 1.5 टन समझ लो कि वही है। 1 टन 1.5 टन 2 टन मैं जो बताऊँगा, जहाँ जहाँ पे लीकेज होने के चांस होते हैं वहाँ पर आपको चेक ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि हो गया कि आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहला तो सर्विस वाल पे आपको चेक करना है फ्लेयर नट, जहाँ पे जुड़ा हुआ है सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। यहाँ पर ज़्यादातर लीक होने के चांस होते हैं, क्योंकि जो लोग इंस्टॉलेशन करते हैं नट ढीला छोड़ देते हैं, या फिर अच्छे से फ्लेयर नहीं बना होता है। फ्लेयर नहीं बना होगा, आप जितना भी टाइट कर लें फ्लेयर नट को, तो वहाँ से लीक रह ही जाएगा। उसके बाद वहाँ पर एल की जो वाल होता है, एल की वाल से भी लीक होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती क्या होती है, एल की वाल से किसी की गलती नहीं, टेक्नीशियन की गलती नहीं है इसमें। सिस्टम चलते चलते जब पुराना होता है, पुराने होते होते उसमें बारीक एक रबर होता है, वह रबर अगर कट जाता है तो वहाँ से एल की वाल के रास्ते से गैस लीक होना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया कि आपको चेक करना है एल की वाल, और उसके बाद आपको चेक करना है फ्लेयर नट, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। ये तो हो गया सिस्टम के अंदर का, तो बाद में हम चेक करेंगे, पहले बाहर का चेक कर लेते हैं। उसके बाद पूरे पाइपलाइन में जो इंडोर से आउटडोर को जोड़ने वाली पाइप हैं, विंडो भी बताऊंगा मैं, विंडो लास्ट में बताऊंगा, अभी स्प्लिट का चल रहा है। तो जो आउटडोर से इंडोर को जोड़ने वाली कॉपर पाइप की लाइनें हैं, अगर बीच में कहीं जॉइंट है तो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लीक होने के चांस होंगे अगर अच्छे से ब्रेजिंग नहीं किया गया होगा तो। या तो
कॉपर पाइप अगर कहीं टकरा रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे सिस्टम चल रहा है और वाइब्रेशन हो रहा है वहाँ पे और पाइप टकरा रहा है, तो वहाँ से पाइप कट जाता है, वहाँ से लीक होने के चांस होते हैं, वहाँ पर चेक कर लें। अगर बीच में कहीं जॉइंट नहीं है, पाइप टकरा के अगर नहीं हुआ है ऐसा, तो उसके बाद आपको कहाँ चेक करना है, इनडोर में जहाँ पर जॉइंट होता है, जो फ्लेयर नट इनडोर से जो लंबा पाइप होता है, इंडोर में भी एक फ्लेयर नट होता है, एक सक्शन लाइन में एक डिस्चार्ज लाइन में, जो कि हाफ यूनियन की मदद से वहाँ पर फ्लेयर नट को टाइट किया जाता है। उस जगह पे आपको चेक कर लेना है। बार बार हमने चेक कर लिया, बाहर कहीं नहीं मिला। अब हमें आउटडोर में चेक करना है। आउटडोर को खोल के टॉप कवर खोलेंगे, फ्रंट कवर खोलेंगे। कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन होता है ना, डिस्चार्ज लाइन पर चेक करना है और सक्शन लाइन पे भी इस कंप्रेसर के पास में चेक करना है, वहाँ पर लीकेज होने के चांस होते हैं। उसके बाद कंडेंसर में भी जब आप सिस्टम खोलेंगे तो कंडेंसर का जहाँ जॉइंट हैं उसी जगह पे आपको चेक करना है। अब जॉइंट पे हमने चेक कर लिया, 2 मिनट 3 मिनट यहाँ पे लगा। उसके बाद हमें यू बैंड पे चेक कर लेना है, यानी कि कंडेंसर के एक साइड में दूसरी साइड में यू बैंड होता है, वहाँ पर चेक कर लें। लेकिन हाँ, एक पहचान होती है कि आप ज़्यादा समय खर्चा करने से बच जाएंगे, आपका समय ज़्यादा वहाँ पे ख़राब नहीं होगा। जहाँ पर भी ऑयलिंग हो उस जगह पर आपको लीकेज सबसे पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर लीकेज कहीं से है तो वहाँ पर ऑयलिंग होगा, तेल जैसा दिखेगा, ऑयल दिखेगा वहाँ पर। और जहाँ पे लीकेज नहीं होगा, धूल धूल दिखेगा, वहाँ पर सूखा सूखा बिल्कुल रहेगा, तो वहाँ पर लीकेज होने, वहाँ पर है ही नहीं लीकेज। जहाँ पर ऑयलिंग है वहाँ पर आपको चेक करना है। ये तो हो गया। इंडोर में आना है, इंडोर में खोल करके टॉप कवर और उसके बाद उसे हम देखेंगे तो कूलिंग कॉइल में बस देखना होता है। अगर बहुत बारीक लीक हो, अगर लीक कहीं भी नहीं मिला, कंडेंसर आउटडोर इंडोर में कहीं नहीं मिला, तब आपको लास्ट में कैसे चेक करना है, इंडोर को अलग निकालना है, आउटडोर को अलग निकालना है, नाइट्रोजन का प्रेशर डालना है, 100 का प्रेशर डालना है या फिर 100 से नीचे ही डालेंगे। अगर कंडेंसर और कूलिंग कॉइल दोनों एक साथ बारी बारी से चेक कर रहे हैं तो पानी के टैंक में डुबा देना है। कितना सा भी बारीक लीक हो वहाँ पर पानी में मिल ही जाएगा लीक, फिर उसे रिपेयर करके आप लगा दें। विंडो एसी की बात की जाए तो विंडो एसी में भी जो कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन निकाल रहा है उसी जॉइंट पर आपको चेक करना होता है, उसी जॉइंट पर होता है लीक। और अगर बहुत पुराना होता है, बहुत बारीक लीक होता है तो कभी कभी यू बैंड पे हो जाता है, यू बैंड पे चेक कर लें। आसान सा तरीका होता है और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि रेफ्रिजरेंट तभी रिलीज होता है बाहर, तभी निकलता है जब कहीं ना कहीं से लीक होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।